यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड अभी हम जो लेक्चर कर रहे हैं वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में लगभग 3 आवर्स के लेक्चर और रह रहे हैं। जो अपना चैप्टर है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आज लेक्चर नंबर है 5 इसका, करेक्ट। और मैंने क्या बोला, लगभग 3 आवर्स का लेक्चर अभी रह रहा है। कैपिटल बजटिंग एक बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए इसको सब्र से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन थोड़ा मैं ज़्यादा करा रहा हूँ, ठीक। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है एक फास्ट ट्रैक बैच में वो मैं करा रहा हूँ। लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे तो एडिशनल क्वेश्चन भी जो जो आप बोलोगे, या फिर मैंने तो एक माइंड सेट बना ही रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन को एडिशनल क्वेश्चन में कराना है आप लोगों को, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक। आज अगर 2 घंटे की लेक्चर करते हैं तो इट मीन्स कल के लेक्चर में 1 आवर कैपिटल बजटिंग का रहेगा, प्लस न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नए चैप्टर में वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप डिविडेंड डिसीजन पढ़ा दो, तो ठीक है, न्यू चैप्टर हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, डिविडेंड डिसीजन। चैप्टर होगा बहुत 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 इजी। अगर आपने मुझसे कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, कैपिटल बजटिंग पढ़ी है, और वो चैप्टर आपको ठीक लगे, वो चैप्टर आपको समझ में आया, तो डिविडेंड डिसीजन मेरे तरफ से निहायती आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक। और इसका क्वेश्चन आप कैसा भी क्वेश्चन दे, फुल मार्क्स लेके आओगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर, 100% इस लेवल की डिटेल से पढ़ेंगे। चलो, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे इफ ओनली कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन। याद आ रहा है किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर पे क्वेश्चन कहाँ पे छोड़ा था मैंने? सिर्फ क्वेश्चन में कॉस्ट कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे दो मशीन का। आज रिप्लेसमेंट डिसीजन भी हमें स्टार्ट करना है। चलो, इतना काफी रहेगा आई थिंक सो। आइए जरा चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अपना जो टॉपिक है ना वो चल रहा है सिर्फ ओनली कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन। मैंने बोला डिसीजन लेंगे किसके बेसिस पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, करेक्ट। जिसका सबसे कम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर लाइफ अनइक्वल हो तो बताओ, एनुअलाइज इक्विवेलेंट आउटफ्लो पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैसे निकलता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। इसमें ये तो आउटफ्लो है ही। ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन को चलाने का जो रनिंग कॉस्ट है हर एक साल लगता है, वो भी आउटफ्लो है, पर उस पर टैक्स भी बचती है। तो जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो पीबी ऑफ आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैंने बोला अगर मशीन खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे जिससे टैक्स सेविंग होती है, तो ताकि वो यहाँ पे लिख लो पीबी ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, या फिर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का पीबी निकालते टाइम वहीं पे घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी अप्रोच फॉलो करोगे। और एक चीज घटानी है, पता है क्या? एक इनफ्लो आता है पीबी ऑफ पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू। मशीन अगर यूज करोगे तो अंत में कुछ सेल्वेज वैल्यू भी तो आएगी, तो पीबी ऑफ पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, करेक्ट। तो ये दोनों आउटफ्लो के काम करते हैं, ये इनफ्लो के काम करते हैं, और नेट में जो आएगा वो आएगा आउटफ्लो पर। किस चीज का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लो।
मैंने क्या बोला, ये दोनों को एक साथ ही एडजस्ट करके लिख सकते हैं क्या? हाँ जी। नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे आफ्टर टैक्स, डेप्ट टैक्स शील्ड घटा देंगे, जो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट लेक्चर में नवंबर 22 का क्वेश्चन पे हमने स्टॉप किया था लेक्चर को, करेक्ट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क किया है मैंने। जितने भी क्वेश्चन जिससे एक नया कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है, एक नई कंसेप्ट क्लियर होती है, उसको मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको रिवाइज करके जरूर जाना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फॉर्म इज इन अ नीड ऑफ ए स्मॉल व्हीकल टू मेक डिलीवरी। एक फॉर्म है जिसको व्हीकल चाहिए डिलीवरी करने के लिए। इट इज इन ट्रेंडिंग टू चूज बिटवीन टू ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन क्या है, नवंबर 22 जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था इंस्टीट्यूट ने बहुत ही लेंदी था। सामान्य तरीके से, सिंपल तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे कि आपका टाइम बचे, और टेक्निक भी सिखाऊंगा कि अगर WDB मेथड आती है तो टाइम बचाना कैसे है। हमें चाहिए एक व्हीकल जिसके दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कहता है टू बाई अ 3 व्हीलर कॉस्ट 1,50,000 एंड इट विल रिमेन इन सर्विस फॉर 10 years। कह रहा है 3 व्हीलर खरीद लो, आज तो 1.5 लाख लगेगा लेकिन 10 साल तक चलेगा। अदर अल्टरनेटिव इज टू बाई सेकेंड हैंड व्हीकल फॉर 8,000। ऑप्शन 2 है 80,000 का एक सेकेंड हैंड व्हीकल खरीद लो, दैट वुड रिमेन इन सर्विस फॉर 5 year, जो कि सिर्फ 5 साल चलेगा। अब देखो ये क्या है, 10 साल चल रहा है, ये क्या है, 5 साल चल रहा है। देयर आफ्टर फॉर्म कैन बाई अनदर सेकेंड हैंड व्हीकल फॉर 60,000 एंड इट विल लास्ट फॉर अनदर 5 year। कह रहा है 5 साल जैसे खत्म हो, एक और व्हीकल खरीद लो सेकेंड हैंड 60,000 का, वो भी 5 साल चलेगा। तो यहाँ लाइफ तो सेम हो गया। पहला ऑप्शन है नया खरीदो 1.5 लाख का, 10 साल तक चलेगा। दूसरा ऑप्शन है दो सेकेंड हैंड खरीदते हैं, एक अभी खरीदते हैं 5 साल चलेगा, 5 साल बाद एक दूसरा सेकेंड हैंड व्हीकल खरीद लेंगे 60,000 में, वो नेक्स्ट 5 year चलेगा। तो यहाँ लाइफ हो गए सेम। पहले ऑप्शन में भी 10 years, दूसरे ऑप्शन में भी 10 years। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द डिस्कार्डेड व्हीकल विल बी इक्वल टू रिटर्न डाउन वैल्यू। कह रहा है जो स्क्रैप वैल्यू होगा ना, वो WDB लास्ट में जो बची होगी व्हीकल का उतना ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब WDB के बराबर सेल्वेज वैल्यू होगा तो टैक्स पेएबल और टैक्स सेविंग नहीं आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू के लिए टैक्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू और WDB सेम है, तो प्रॉफिट लॉस कुछ आएगा नहीं, तो टैक्स कुछ आएगा नहीं। यानी कि जितना सेल्वेज वैल्यू है उतना ही हमें मिलेगा। फॉर्म पे 30% टैक्स और डेप्शन है 25,000। कह रहा है टैक्स 30% है और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 25% है, WDB रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, करेक्ट। 12% डिस्काउंटिंग रेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और 12% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है। चलो अब जरा देखो, अगर ऑप्शन 1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलो मैं आपको जैसे बताया हूं वैसे करते हैं, लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑप्शन 1 का, जो कि आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना है, 1,50,000। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ नहीं दिया है, पर डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन पे टैक्स बचेगी, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। एक और चीज लेस करनी पड़ेगी, सेल्वेज वैल्यू PBF। कहने को तो हम लिखते हैं पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, बार बार पोस्ट टैक्स लिखता हूं कि आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाए, भूलना नहीं है।
लेकिन यहाँ पे टैक्स कुछ आएगा नहीं, तो सेल्वेज वैल्यू को ही प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, ये आ जाएगा। एनुअलाइज इक्विवेलेंट निकालेंगे क्या? नहीं। क्यों? दोनों का लाइफ सेम है, पहले ऑप्शन में भी 10 साल के लिए हम निकाल रहे हैं, कितना खर्चा लगेगा, दूसरे ऑप्शन में भी 10 साल का, बस फर्क यहाँ है, यहाँ 2 व्हीकल है 5-5 साल करके। चलो वर्किंग नोट देखो, पीवी ऑफ डेप्सन टैक्स शील्ड, अभी यहाँ पे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1, ईयर 10 साल चलेगा ना। अब स्टेट लाइन मेथड होता जहाँ पे डेप्रिसिएशन हर एक साल सेम है तो डायरेक्ट निकाल लेते, पर प्रॉब्लम ये है कि डेप्रिसिएशन तो अलग आता है डब्ल्यूडीबी में, तो हर एक साल का डेप्सन और उसका टैक्स शील्ड आपको अलग निकालनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड पहले साल का कैसे निकलेगा, देखना जरा। 1,50,000 है, करेक्ट, इंटू 25%, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया, इंटू टैक्स रेट, तो ये डेप्रिसिएशन पे कितना टैक्स बचेगा ये आ गया, 1,50,000 इंटू 0.25 इंटू 0.5, ये आया बताओ, ठीक। पहले साल का जब आपने निकाल लिया तो हर एक साल का डब्ल्यूडीबी निकाल के आपको करने की जरूरत नहीं, एक टेक्निक बताता हूं। लुक, अगर डेप्सन 25% है, इसका मतलब पता है क्या है, किसी भी ईयर में अगर किसी का डब्ल्यूडीबी अगर 100 है ना, तो 25% डेप्सन घटेगा उस पे और 75 बचेगा, ठीक। मान लो ये फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग है, ये सेकेंड ईयर का, कहने का कहने का मतलब क्या है, 25% काटने के बाद जो कॉस्ट है उसका 75% बचा रहता है एज ए डब्ल्यूडीबी, तो जिस रेशियो में डब्ल्यूडीबी घटते जाएगा उसी रेशियो में तो डिप्रिसिएशन भी आएगा एसेट पे, तो हर एक साल पिछले साल की तुलना में डब्ल्यूडीबी 75% होते जाएगा, 25% घटते घटते, तो डिप्रिसिएशन भी पिछला डिप्रिसिएशन से 75% होते जाएगा, 25% डिप्रिसिएशन भी घटते जाएगा, जिस रेशियो में डब्ल्यूडीबी घटेगी उसी रेशियो में डिप्रिसिएशन भी घटेगा। तो यानी कि ये है, अगले साल का डिप्सन इससे 25% लेस आएगा, तो यानी कि इसका 75% आएगा इंटू 0.75, 37.5 आ रहा है तो मैं 38 कर देता हूं, अगला साल इंटू 0.75, 6328, फिर उससे अगला साल इंटू 0.75, 4746, उससे अगला साल इंटू 0.75, 75% आते जाएगा, पिछले साल की तुलना में 75% ही रह जाएगी, ठीक। हो गया, इतना समझ में आया बस आपको डिप्रिसिएशन टैक्स कैसे निकालना है डब्ल्यूडीबी में देखो, पहले साल का निकाल लो, कॉस्ट इनटू डिप्रिसिएशन का रेट इनटू टैक्स रेट, ठीक। और ये याद रखो कि जितना डेप्सन का रेट होता है ना उसका बैलेंस, अगर 25% डेप्सन कटता है तो 75% एसेट का वैल्यू बचेगा, हर एक साल सेम ही होगा, 25% घटेगा और 75% बचेगा पिछले साल की तुलना में, तो इसीलिए डिप्रिसिएशन भी सेम ही रेशियो में आ रहा होता है क्योंकि डिप्रिसिएशन का रेट तो फिक्स है, तो इसीलिए डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड भी उतना ही आएगा, पिछले साल का एक साल का निकाल लिया, उसमें 25% डिप्सन है ना, तो 75% पिछले का आएगा, ठीक है। चलो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो, दे रखा है क्वेश्चन में 0.892, 0.892, 0.797, 0.711, 0.635,
0.567, 0.506, ठीक। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। करिए जरा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये तो पीबी फैक्टर था। अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ठीक कर लेना। कैलकुलेटर पे कई बार कोई डिजिट गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे से, तो आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। करो फटाफट, टोटल करो इन सब का। कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पे 29,830.204 है। राउंड अप करते हैं, 1-2 रुपये का फर्क पड़ता है, ठीक है। हमने फिगर यहाँ पे राउंड अप किया था ना, याद होगा। कहीं कहीं पे राउंड अप नहीं करते, पॉइंट में ही लेते, तो 1-2 रुपये का फर्क पड़ेगा। तो ये तो आ गया 29,830। एक और है ना, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो, सेल्वेज वैल्यू WDB के बराबर है, तो WDB निकाल ले आफ्टर 10 ईयर। हर एक साल का डेप्सन घटाने की जरूरत नहीं है। देखो, हर एक साल डेप्सन 25% घटता होगा, तो बचता कितना होगा? 75%। तो 0.75 का पावर 10 साल है ना, 10 करो। 0.75 इंटू इज इक्वल टू, तो 2 साल आया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल का आया। GT बटन दबा दो, तो ये आ गया। सॉरी, GT बटन नहीं दबाना था ना, एक बार और करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंटू 1,50,000। तो सेल्वेज वैल्यू भी WDB के बराबर है। और सेल्वेज वैल्यू WDB सेम है, तो कोई भी टैक्स पेबल नहीं आएगा। चलिए, कोई बताएगा मुझे कितना आएगा इनका टोटल? ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू लेना है ना, ये अभी प्रेजेंट वैल्यू करना है। ये तो सेल्वेज वैल्यू है। पीबी ऑफ सेल्वेज वैल्यू बोले तो 8447 इंटू 10 साल का, देखना फैक्टर क्या है, यहीं पे हमने लिख रखा है 0.322। 2720 आ रहा है। करो जरा, 1,50,000 माइनस 29,830 माइनस 2720।
ये तो मशीन 1 का टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आया। मशीन 2 का करें। मशीन 2 या फिर ऑप्शन 2 लिखते हैं। ऑप्शन 2 में देखो क्या है कि अभी 80,000 में एक मशीन खरीदो जो 5 साल चलेगा, और दूसरा मशीन खरीदो 60,000 में 5 साल बाद, फिर वो 5 साल चलेगा। करेक्ट। यहाँ पे भी अगर हम लिखेंगे पीबी ऑफ आउटफ्लो, तो ये आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, पीवी ऑफ सेल्वेज वैल्यू। करेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी तो 80,000 हो रहा है, ये 60,000 भी हो रहा है, लेकिन 5 साल बाद तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 5 साल का फैक्टर देखो, ये रहा क्या है 567। ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 3। डेप्स एंड टैक्स शील्ड, पहले तो 80,000 का मशीन है ना, 80,000 इंटू 0.25 तो डेप्रीसिएशन 20,000 आ रहा है, इंटू 0.3 तो आएगा 6,000 पहले साल का डेप्स एंड टैक्स शील्ड। हर एक साल इसका 75% करते जाना है, इंटू 0.75 ये दूसरे साल का, ये थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, और ये है फिफ्थ ईयर का। फिफ्थ ईयर के बाद 60,000 वाला मशीन लेके आएंगे, उस पर डेप्सन निकालो, 60,000 इंटू 0.25 इंटू 0.3 तो टैक्स शील्ड आएगा, इंटू 0.75। पीवी फैक्टर ये रहा, पीवी फैक्टर को यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा बताइए। थ्री फाइव 86.5 है, राउंड अप राउंड अप कर दोगे तो 87 आ जाएगा। अभी मैं चलो राउंड अप नहीं करता हूँ, जो आ रहा है उतना लिख देता हूँ। कोई बच्चा राउंड अप कर सकता है क्या? हाँ जी, राउंड अप करेगा तो कितना डिफरेंस आएगा बता दूंगा मैं। अब 99.6 लिखो, या फिर राउंड अप करके 2400 कर दो।
करो फटाफट से इनका टोटल। ठीक है, टोटल करिए एक बारी। ये एक फिगर थोड़ा सा ठीक कर लेना, 1526 आनी चाहिए। करो चलो। ये आ रहा है 19,987। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2, पीबी ऑफ सेल्वेज वैल्यू। फर्स्ट जो है उसका सेल्वेज वैल्यू कितना होगा, तो 80,000 इंटू 0.75 टू द पावर 5। ऊपर मैंने लॉजिक समझा दिया, 5 साल बाद खड़ा ये, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो इनटू पीवी फैक्टर। क्या है 5 साल का पीवी फैक्टर? सेकेंड जो मशीन है उसका सेल्वेज वैल्यू होगा, पीबी ऑफ सेल्वेज वैल्यू सीधा कर लेते हैं ना, कितना आएगा? ये तो 10 साल बाद सेल्वेज वैल्यू मिलेगी, उसका फैक्टर है 0.322। करो जरा। चलो फटाफट से टोटल करो। ठीक है, 1,14,020 माइनस 17,987 माइनस 15,349। एक आध रुपया फर्क पड़ेगा राउंड अप से। एग्जाम्पल में बता दूं, ध्यान से देखोगे आपने, यहाँ पे मैंने राउंड अप नहीं किया है, यहाँ पे राउंड अप नहीं किया था, छोटे छोटे राउंड अप से एक एक रुपया फर्क पड़ के, बट डिसीजन मेकिंग में एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, इसका आया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इतना, सेकेंड ऑप्शन का आया था सिर्फ 78,000, जिसका कॉस्ट कम हो उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो डिसीजन क्या लिखेंगे? ऑप्शन 2 शैल बी सिलेक्टेड। ठीक है, समझ में आया? अगला टॉपिक है कैपिटल रेशनिंग। थर्ड जो टॉपिक है स्पेशल केस का वो है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है इट इज अ सिचुएशन वेयर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस is not sufficient to finance all positive NPV project। ये क्या लिख दिया मैंने? कहने का मतलब ये ऐसा सिचुएशन है
जहाँ पे हमारे पास पैसा कम है। पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, पर जितना है सारे को एक्सेप्ट करने के लिए पैसे नहीं है। तो जो पैसे हैं वो जितना इन्वेस्ट हो सकता है उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मानो मेरे पास मान लो कैपिटल है 1 लाख का और प्रोजेक्ट है बहुत सारे ए बी सी डी। किसी में कैपिटल लगेगा 10,000, किसी में 80,000, किसी में 90,000। 10,000 थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा, 40,000 कर लो। किसी में मान लो लगेगा 1 लाख, और एनपीवी सबका ही पॉजिटिव है। ठीक, सारे ही पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट हैं। करेक्ट। अब जब मनी सफिशियंट ना हो, मान लो मेरे पास 1 लाख भी नहीं, एक राउंड फिगर लेते हैं ऐसा जो आपको समझ में आए, 1,20,000। अब 1,20,000 सारा प्रोजेक्ट किया जाए तो पैसा तो ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 80,000 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 1 लाख। टोटल प्रोजेक्ट करने के लिए तो 10 लाख, 3,10,000 चाहिए। करेक्ट। सारे ही प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी वाले, सबको करने के लिए तो इतना पैसा चाहिए, पैसा है कम, तो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे आता है, अगर हमें डिसीजन लेना हो कैपिटल रेशनिंग के केस में तो देखेंगे, इफ प्रोजेक्ट आर डिविजिबल, यानी कि प्रोजेक्ट पार्ट में भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं पूरा ही सिलेक्ट करे। 1 लाख कहीं लगना है किसी प्रोजेक्ट में, जरूरी नहीं 1 लाख। अगर मेरे पास 10,000 है तो 10,000 लगा के उसका 10% प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकता हूं, तो 10% के लिए ही प्रोजेक्ट कर सकता हूं। ठीक। इफ प्रोजेक्ट आर डिविजिबल, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। पीआई के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। पीआई कैसे निकालते हैं आपको पता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अच्छा, ये प्रोजेक्ट डिविजिबल अभी समझाऊंगा किस रूप में डिविजिबल होता है प्रोजेक्ट, घबराने का नहीं। ठीक है। इफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिविजिबल, यानी कि पार्ट में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ताकि पूरा ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पूरा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं, तब उस केस में डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन एनपीवी, एनपीवी के बेस में। ठीक। यहाँ देखो, आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर डिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हो कि पार्ट में किया जा सकता है, ऐसा कैसे संभव है? मान लो एक प्रोजेक्ट है 10 लाख 1 लाख का, प्रोजेक्ट ए। करेक्ट। मेरे पास फंड जो है वो सिर्फ 20,000 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डिविजिबल का मतलब है 20,000 इस प्रोजेक्ट का कितना परसेंट होता है? 20% होता है। सिर्फ 20% के लिए प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। पर ऐसा रियल लाइफ में कैसे संभव होता है? मान लो ये प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 इयर्स। करेक्ट। तो जरूरी नहीं 5 साल के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट करना पड़े, कई बार ऑप्शन होता है कि आप 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक। अगर 1 साल के लिए कर रहा हूं, 5 साल का कॉस्ट है 1 लाख, तो 1 साल के लिए कॉस्ट होगा 20,000, यानी कि कहने का मतलब लाइफ के बेसिस पे भी डिविजिबल हो सकता है। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्यों देख रहे हो? 1 साल के लिए प्रोजेक्ट करना अलाउड हो तो बोला जा सकता है कि मैं 20% ऑफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं। समझ में आया क्या? तो जरूरी नहीं प्रोजेक्ट हमेशा अमाउंट या इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिविजिबल हो, लाइफ के बेसिस पे भी हो सकता है। बट आपको इतने लेवल की जानकारी रखने की जरूरत नहीं, आपको तो बस इतना समझना है कि प्रोजेक्ट में अगर पार्ट इन्वेस्टमेंट करना संभव है तो पीआई के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, ताकि पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, तो एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ठीक। कैपिटल रेशनिंग पे पास्ट में भी बढ़िया क्वेश्चन है, बुक में भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा।
अब आ जाओ स्पेशल केस वाले हेडिंग में। ठीक, स्पेशल केस वाले हेडिंग में आ जाओ। स्पेशल केस में पहला क्वेश्चन है कैपिटल रेशनिंग। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, कह रहा है सिब लिमिटेड इज प्लानिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, इट हैज अ 5 प्रोजेक्ट विच गिव पॉजिटिव एनपीवी, और सारे ही प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या है, पॉजिटिव। हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए कट ऑफ रेट है 15%, यानी कि एनपीवी निकालने के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज किया है ये 15% है। हमें उतना मिनिमम रिटर्न तो चाहिए चाहिए, कहने का मतलब है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, 1,20,000। पूरा प्रोजेक्ट में पता है कितना पैसा लगेगा, जरा देखना। पहला प्रोजेक्ट में 50,000 लग रहा है, सेकेंड में 40, थर्ड में 25, फोर्थ में 30,000, फिफ्थ में 35,000। अगर सारा करने गए तो 1,80,000 चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही पैसा है। तो ये सिचुएशन को बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग, जहाँ पे सारे ही प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं। ठीक, लेकिन हम सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वी हैव अ कैपिटल लिमिटेशन, हमारे पास पैसों की कमी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखेंगे क्या प्रोजेक्ट डिविजिबल है। यू आर रिक्वायर्ड टू इलिस्ट्रेट द रिटर्न फ्रॉम पैकेज ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन जिन प्रोजेक्ट में, उस पूरे इन्वेस्टमेंट पैकेज का रिटर्न बताइए, बोल रहा है। एज्यूम क्या करना है, प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल, पार्ट प्रोजेक्ट इज पॉसिबल। तो डिसीजन किसके बेसिस पे लेंगे, पीआई के बेसिस पे। करेक्ट, लिखोगे सिंस प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल, we should select project based on profitability index। यहाँ देखो प्रोजेक्ट है, कितना है, ए बी सी डी ई, 5 प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टमेंट एनपीवी दिया है, हम पीआई निकाल लेंगे, कितना है, 50,000, 40,000, 25,000, 30,000 एंड 35,000। एनपीवी 15,400, 18,700, 10,100, 11,200, 19,300। करेक्ट। अच्छा, पीआई कैसे निकलता है, तो पीआई निकलता है पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो तो हमें पता है, ये रहा इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो का पीबी कैसे निकलता है, बताओ। इन्वेस्टमेंट में एनपीबी जोड़ देंगे तो इनफ्लो का पीबी आ जाएगा। अगर एनपीबी का फॉर्मूला है पीबी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पीबी ऑफ आउटफ्लो, तो बताओ पीबी ऑफ इनफ्लो कैसे निकलेगा, ये इधर लेके आओ, एनपीबी में पीबी ऑफ आउटफ्लो जोड़ दो तो पीबी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। ठीक, तो एनपीबी में क्या जोड़ना है, पीबी ऑफ आउटफ्लो यानी कि इन्वेस्टमेंट, तो पीबी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। 50,000 प्लस 15,400, 50,000 प्लस 15,400, 65,400, ये क्या है, पीबी ऑफ इनफ्लो, डिवाइड कर देंगे पीबी ऑफ आउटफ्लो जो कि 50,000 है, तो ये आ जाएगा। सेकेंड केस में बताओ 40 प्लस 18,700, तो पीबी ऑफ इनफ्लो आया 58,700, डिवाइड करो 40,000 से। थर्ड केस बताइए 25,000 प्लस 10,100 डिवाइड बाई 25,000,
फोर्थ केस बताओ, 30,000 प्लस 11,200 डिवाइड बाई 30,000, 35 प्लस 19,300, सबसे ज्यादा किसका है अगर रैंकिंग दिया जाए तो? एक नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, करेक्ट, 4 नंबर ये है और 5 नंबर में ये है। ये जो मैंने आपको करवाया है ना, ये बस याद कराया है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये। देयरफॉर हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा वो कैसा होगा? प्रोजेक्ट, देखो ये तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका है? बी का, तो बी तो करेंगे ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 40,000, और बी से पता है एनपीवी कितनी आएगी? 18,700। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे सी है, सी में भी इन्वेस्ट करेंगे, और सी में करेंगे तो इतना आएगा एनपीवी। थर्ड नंबर पे कौन सा है? तो सर थर्ड नंबर पे है ये ई, ई में 35,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक, करो फटाफट से, कितना आएगा? ओह, यहाँ पे देखना जरा, सबसे ज्यादा रैंकिंग तो इसका है ना, सबसे ज्यादा रैंकिंग तो ये आया है ना, 1.5 है ये, फिर दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है और पांचवे पे ये है। तो सबसे पहले तो ई करेंगे, उसके बाद बताओ फटाफट से, उसके बाद करेंगे बी, हमारे पास टोटल कितना कैपिटल है? 1,20,000, करेक्ट। इसमें इन दोनों में लग गया 75,000। अब थर्ड नंबर पे कौन सा है? सी, ठीक है, थर्ड नंबर पे है सी, तो सी का देखो, सी में ध्यान से देखना कितना 25,000 लगेगा, इतना एनपीवी आएगा। टोटल कितना पैसा लग गया? 1,00,000। हमारे पास सिर्फ अब 20,000 बचा है, किस में करेंगे? ये वाला बचा, उसके बाद रैंकिंग फोर्थ डी, सिर्फ 20,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1,20,000 ही है अपने पास, तो 20,000 करेंगे। टोटल प्रोजेक्ट 30,000 का है, तो 2/3 हमने इन्वेस्ट किया है। तो एनपीवी में भी ये जो एनपीवी है 11,200, इसका 2/3 हमें मिलेगा। चलो, और इसको टोटल कर दो एनपीवी को, तो ये अपना पोर्टफोलियो हो जाएगा। इस पे एक पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसपे दोनों ही चीज से पूछा हुआ है। क्या बोला? 1,00,000 कैपिटल है, ये रहे 4 प्रोजेक्ट, ये एनपीवी। पहले तो अगर डिविजिबल है तो पीआई के बेसिस पे लेंगे। नवंबर 19 में आया था। पहला केस है इफ प्रोजेक्ट इज डिविजिबल, ठीक। अब हम पीआई निकाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट कई बार देखो पीआई ना निकाल के एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कर देता है। ऐसा भी करोगे सेम ही रैंकिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है कि जो आपको पढ़ाया गया है वो करो।
1.5 आया पीआई, दूसरे का आएगा 1,35,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 1.35, थर्ड का आएगा 74,000 डिवाइड बाई 50,000, ठीक। रैंकिंग करोगे, देखना जरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इन्वेस्टमेंट करोगे, सबसे पहले सी में लगाओगे 40,000 लग जाएगा। फिर ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ई में लगाओगे 50,000 लग जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा है, ये रहा, क्या है, डी, डी में लगाओगे। अब बताओ, है आपके पास 1,00,000, 90 लग गया है, सिर्फ 10,000 लगा सकते हैं डी में, तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट, ये हो गया प्रोजेक्ट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। उसके बाद अगर एनपीवी बोले तो सी और डी में तो पूरा ही पैसा लगा है, तो एनपीवी पूरा आएगा। सी और ई में बच गया डी, डी का सिर्फ हमने 10% पैसा लगाया, तो एनपीवी में भी 10%। ठीक, ये पीआई के बेसिस पे मैंने क्या बोला कि आप एनपीबी को भी इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, रैंकिंग सेम आएगी और फाइनल अमाउंट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेनली आपको ये इन्वेस्टमेंट पैकेज और उसका रिटर्न बताना है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा और रैंकिंग भी सेम आएगी। बस पीआई भी देखो वही रैंकिंग देगा ना जिसका एनपीबी ज्यादा हो। इन्वेस्टमेंट एनपीबी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप टोटल इनफ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करो, रैंकिंग सेम आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजिबल। अगर बी नंबर पॉइंट में आए, ए नंबर तो मैंने वहीं करा दिया, नॉट डिविजिबल, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन एनपीवी। देखो अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ जरा, प्रोजेक्ट ए बी सी डी, 4 प्रोजेक्ट है, सॉरी सी डी ई एफ है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000, 1,50,000, 60,000। एनपीवी कितना है, 20,000, 25, 24, 35,000 है। करेक्ट। चलो, वैसे तो देखोगे तो ये सारे प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट करना होता तो मैं डी सेलेक्ट करता, 35,000 एनपीवी है, सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं और भी तो कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, जैसे कि सी और डी एक साथ कर सकते हैं, नहीं, 1,40,000 पैसा चाहिए, सी और डी एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट 1,40,000 चाहिए, अपने पास 1,00,000 है। सी एन ई कर सकते हैं 40,000 प्लस 50,000, तो सी एन ई एक साथ कर सकते हैं, 90,000 लगेगा। और एनपीवी पता है कितना आएगा, 20,000 प्लस 24,000, 44,000। सी और एफ कर सकते हैं एक साथ, कर सकते हैं सी एन एफ,
1 लाख ही लगेगा, उस केस में 38,000 है। डी और ई एक साथ कर सकते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन बनाना है। अब डी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, डी के साथ सी तो हो ही गया, डी और ई का देखो नहीं कर सकते, 1,50,000 चाहिए। डी और एफ नहीं कर सकते, 1,60,000 चाहिए। अब ई के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, ई और एफ का ही एक कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ई का डी और सी के साथ ऑलरेडी बन गया है जब ऊपर बना रहे थे। ई और एफ कर सकते हैं एक साथ, नहीं कर सकते, 1,10,000 चाहिए। तो यही कॉम्बिनेशन है। सबसे ज्यादा एनपीवी किस में है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट करेंगे, सी और ई एक साथ कर लीजिए, 90,000 पैसा लगेगा, 44,000 एनपीवी आएगी। ठीक है। सबको कॉम्बिनेशन बना के देखना है, पहले सी का डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, फिर डी का सी के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, ई एंड एफ के साथ, फिर ई का सिर्फ एफ के साथ। सारे कॉम्बिनेशन में से वही वही कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जिसमें 1 लाख या उससे कम पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो। जहां पे भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो 1 लाख से ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, अप टू 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था कैपिटल रेशनिंग। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला है बेस केस एनपीवी एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ठीक, बेस केस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड माइनस, अगर मान लो कि फंड लेके आ रहे हैं आज के डेट में प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए, और कोई कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है, तो आज के डेट में जो कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है, जैसे कि यानी रिसीविंग कॉस्ट, ये घटा दें। एक एग्जाम्पल से समझो पहले ये क्या बोलना चाह रहा है, फिर धीरे धीरे बारी बारी तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रोजेक्ट है ए, जिसमें 1 लाख रुपया लगना है, करेक्ट। अगर ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मान लो फॉर्म है, आगे तो इनकम कमाएंगे। ये 1 लाख ले आने का एक तो तरीका है, ये इक्विटी से आ सकता है क्या, यस इक्विटी से आ सकता है। क्या ये 1 लाख रुपीज डेट से भी आ सकता है, हाँ डेट से भी आ सकता है। मान लो हम रिटर्न कमाते हैं, कंपनी रिटर्न कमाती है 20%, तो कमाएगी वही 20,000 अपने पैसों पे इन्वेस्ट करके, लेकिन जो पैसा पीछे से फाइनेंस किया है इक्विटी से या डेट से, इससे एक चीज फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, डेट से अगर पैसा लेके आते हैं ना, तो इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस दिखा सकते हैं, उस पे टैक्स बचती है, जब तक वो डेट है तब तक टैक्स बचती है, तो उतनी टैक्स सेविंग हो गई। और उसका प्रेजेंट वैल्यू जो करोगे, उतना वैल्यू एडिशनल क्रिएट होता है डेट की वजह से। डेट हैज अ फाइनेंसिंग रिस्क, डेट के पास फाइनेंसिंग रिस्क तो है, डेट लाओगे तो इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, लेकिन एक फायदा भी है कि वो डेट पैसे बचाता है, टैक्स बचाता है, और जितनी लाइफ टाइम पे टैक्स बचेगी उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, एडिशनल वैल्यू क्रिएट होगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि पहले बेस केस एनपीवी निकालो, यानी कि मानो कि प्रोजेक्ट इक्विटी से अगर फाइनेंस हुआ होता तो कितना एनपीवी आता। ठीक है, एंड अगर उसको डेट से फाइनेंस करे तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का बेनिफिट, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दो, तो आ जाना चाहिए एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, डेट से फाइनेंस करने पे एक ही तो एडिशनल बेनिफिट है कि डेट को एज अ खर्चा दिखा सकते हैं, टैक्स बचेगा जिसको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड बोलते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये तो आ गया। ये जो बेस मेन फॉर्मूला वो यही है, बेस केस एनपीवी प्लस
पीबीएफ इंटरेस्ट टैक्स यील्ड। कई बार जब हम लेके आते हैं ना पैसा, डेट वगैरह रेज करते हैं या इक्विटी वगैरह रेज करते हैं, जब हम फाइनेंसिंग करते हैं तो हमको इश्यू कॉस्ट भी लगता है। ठीक, मान लो 280 लाख मुझे चाहिए, जिसमें से इश्यू कॉस्ट 10 लाख है, 270, ऐसे मान लो 270 मुझे चाहिए, लेकिन इश्यू कॉस्ट 10 लाख है, तो मुझे 280 पैसा लेके आना पड़ेगा। 280 लाऊंगा तो 10 लाख इश्यू कॉस्ट घट जाएगा, तो 270 लाख मेरे पास बचेगा, जो कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है कि नहीं। तो यही इश्यू कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम ये मानते हैं कि इनफ्लो 280 आ रहा है, हमने लिया 280 है, तो आउटफ्लो यानी कि खर्चे भी तो करने पड़ेंगे आज की डेट पे 10 लाख का, वही घटाया है यहाँ पे। ठीक है, इतना लॉजिक समझ में आया आपको। अब जरा करते हैं बारी बारी। सबसे पहले क्या था, पेश केस एनपीबी। मैंने क्या पढ़ा है, एनपीवी निकालिए ये मान के कि पूरा इक्विटी का पैसा लगाओ। कैसे निकलेगा, एनपीवी का तो फॉर्मूला है पीवी ऑफ इनफ्लो किस रेट से डिस्काउंट करते थे, डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केसी, जब इक्विटी डेट दोनों का पैसा लगता था। अब मानना है सिर्फ इक्विटी का पैसा लगेगा, तो केई के रेट से डिस्काउंट करेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना, क्योंकि सिर्फ इक्विटी का पैसा लगाया तो डिस्काउंटिंग रेट केई होना चाहिए माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीवी ऑफ इंटरेस्ट टैक्स यील्ड, अब हर एक साल इंटरेस्ट अलग हो तो हर एक साल का इंटरेस्ट टैक्स यील्ड निकाल के पीवी करनी पड़ेगी। अगर सेम हो तो कैसे करेंगे, डेट जो भी है उस पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, तो ये तो इंटरेस्ट आ गया इनटू टैक्स रेट। ये क्या आया, इंटरेस्ट, ये क्या आया, इंटरेस्ट टैक्स यील्ड। और इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर हर एक साल सेम हो तो एन्यूटी फैक्टर से इंटू करना पड़ता है, तो ये इंटू करने के बाद क्या आया, पीवी ऑफ इंटरेस्ट टैक्स यील्ड। ऐसे करके मत दिखा देना एग्जामिनर को, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक, इंटरेस्ट अमाउंट पे टैक्स रेट लगाओगे तो इंटरेस्ट टैक्स यील्ड आएगा। अगर हर एक साल का इंटरेस्ट अलग हो, मान लो डेट रीपेमेंट हो रही है थोड़ा 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 थोड़ा, तो इंटरेस्ट तो अलग आएगा ना, तो हर एक साल का अलग इंटरेस्ट, फिर टैक्स यील्ड, फिर पीबी, और टोटल करोगे। अगर सेम हो, आपके केस में सेम ही देगा, डाउट मत करिए। ठीक है, तो सीधा आप निकाल के प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से इंटू कर सकते हैं। ठीक, यहां तक ये है। एक और इसमें कंसेप्ट पूछता है, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट, इसको थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैं अभी नोट्स लिखाऊंगा। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर 1 जो मेन पार्ट है वो तो यही है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का, और डिस्काउंट रेट छोटा सा पार्ट है तो छोटा सा लाइन छोड़ दिया। आइए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू बताइए, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बताइए। ठीक, चलो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको पढ़ना ध्यान से। XYZ लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑल इक्विटी फाइनेंस, अभी हम पूरा ही इक्विटी फाइनेंस है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी has been given evaluating investment in a project which will require 270 lakh as a capital investment on new machinery. हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना चाहिए हमें, 270 लाख। मान लो ये फॉर्म है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है इसको, न्यू मशीनरी में, करेक्ट।
दे एक्सपेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹42 लाख इन्फिनिटी। प्रोजेक्ट का लाइफ क्या है? इन्फिनिटी, यानी कि इससे जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो 42 42 लाख तो जनरेट होगा, लेकिन लाइफ क्या है? इन्फिनिटी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे इन्फिनिटी का? बताओ। परपेचुअल अगर कैश फ्लो है तो डिवाइड कर देते हैं डिस्काउंट रेट से, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। ठीक। परपेचुअल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो भी कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर देंगे। चलो, विच इज ऑल नेट ऑफ टैक्स एडजस्टमेंट। बिल्कुल हम मान रहे हैं कि ये टैक्स एडजस्टमेंट के बाद है। अगर ये बोलता है टैक्स एडजस्टमेंट से पहले तो टैक्स घटाते, हमको तो चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डिस्काउंट रेट विच इज एप्लीकेबल टू सच इन्वेस्टमेंट इज 14%। ये क्या है? केई है। क्या बोल रहा है? अभी इक्विटी फाइनेंस है और इक्विटी फाइनेंस के लिए डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हैं, तो मान लो इक्विटी का पैसा लगाएंगे तो 14% डिस्काउंट रेट है। ये है केई। द डायरेक्टर बिलीव दैट करेंट कैपिटल स्ट्रक्चर फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स बेनिफिट। अब डायरेक्टर को लग रहा है कि अभी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, पूरा इक्विटी का पैसा लग रखा है, इससे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्या डायरेक्टर को सही लग रहा है? डेफिनेटली सही लग रहा है। प्रपोजेस टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट विथ, अब नया जो प्रोजेक्ट है उसको परपेचुअल डेट से फाइनेंस करना चाहता है। सिक्योर्ड बाय अ कंपनी एसेट। डेट जब रेज करते हैं तो कई बार कोलेटरल में एसेट रखना पड़ता है। डेट का लाइफ क्या है? परपेचुअल। याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू करते टाइम ध्यान रखना है। द कंपनी इंटेंड टू रेज सफिशियंट डेट टू कवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हम उतना डेट ले आना चाहते हैं कि तो 270 लाख जो है ना, उतना पैसा अपने पास आ जाए। एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इश्यू, द करेंट एनुअल ग्रोस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय मार्केट ऑन कॉर्पोरेट अनडेटेड। देखो, अभी जो डेट लोगे ना सिमिलर मार्केट में, तो वो सिमिलर रिस्क के साथ 10% है, तो ये केडी हो गया। इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, और कॉस्ट ऑफ इश्यू जो है वो है 10 लाख। 270 लाख तो पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, 10 लाख तो ऐसे खर्च हो जाएगा इश्यू कॉस्ट में, तो 280 लाख मुझे फंड रेज करनी पड़ेगी। फंड रेज करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कितना है? 270। ये क्या है? इश्यू कॉस्ट। तो 280 लाख पैसा लेके आऊंगा, 10 लाख खर्च हो जाएगा, 270 लाख बचेगा, आगे इन्वेस्ट करूंगा। कैलकुलेट करिए एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो, सबसे पहले निकालोगे बेस केस एनपीवी। यप, एनपीवी कैसे निकलता है? पीवी ऑफ इनफ्लो किस रेट से डिस्काउंट करना है? डिस्काउंटेड एट केई माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। $42 लाख आएगा। अब देखो, इन्फिनिटी तक आएगा, तो इन्फिनिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो डिवाइड बाई जो रेट है डिस्काउंट रेट उससे डिवाइड करते हैं, और के है कितना? 14%, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 270। बताइए, $30 लाख आया। अगला है पीबी ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। डेट कितना लेना है? 280। याद करो क्यों? 270 तो पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, 10 लाख इश्यू कॉस्ट में लग जाएगा। 280 इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। टैक्स रेट कितना है? बताओ जरा फटाफट से। टैक्स रेट है 30%, तो ये तो है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। कब तक आएगा ये? इन्फिनिटी तक। जो भी कैश फ्लो जो इन्फिनिटी तक आता है, परपेचुअल होता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए डिस्काउंट रेट से डिवाइड करते हैं। एंड जो ये इंटरेस्ट है
डेट है, इसका डिस्काउंट रेट क्या है? तो इसका डिस्काउंट रेट है 0.1, 10%। अब देखो, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो बताओ। बेस केस एनपीबी प्लस पीबी ऑफ इंटरेस्ट एसिल माइनस इश्यू कॉस्ट, समझ में आया? दूसरा है एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसका है एनुअल इनकम डिवाइड बाई फंड रेज इंटू 100%, वेयर एनुअल इनकम कितना होना चाहिए? सच दैट, इतना जरूर होना चाहिए कि एनपीबी जीरो आए। ऐसा एनुअलाइज इनकम जहां पे एनपीबी एनपीबी जीरो आए, उतना लेना है आपको एनुअल इनकम डिवाइड बाई फंड रेट इंटू 100, तो डिस्काउंटेड एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, मैंने इसका फॉर्मूला बताया है एनुअल इनकम so that NPV becomes 0 divided by fund raise into 100। फंड रेज 280 लाख है, एनुअल इनकम बताओ, एनुअल इनकम कितना हो कि एनपीबी जीरो है? इसके लिए एनुअल इनकम इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनकम आ जाएगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 10 लाख का इश्यू कॉस्ट भी मीट करना है, और एनपीबी जीरो आए। अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 104 एडजस्टेड पीबी, उसको जीरो करने के लिए माइनस 104 करनी पड़ेगी। चलो जरा, एनुअल इनकम इसका प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए डिस्काउंट रेट 0.14 से डिवाइड करनी पड़ेगी। ये 270 है, ये 10 है, ये -104 है, तो एनुअल इनकम कितना आएगा? 24.64। देखो, एनुअल इनकम इतना रखोगे, ध्यान से देखना, तो इसका 24.64 है, इसका प्रेजेंट वैल्यू करो 0.14, 176 आ रहा है, ठीक है। अब प्लस 104 करो तो 280 आ रहा है कि नहीं? अभी ये कितना है? 24.64। बताइए जरा, 8.8% डिस्काउंट रेट, ठीक है। अगला टॉपिक है रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन, रिप्लेसमेंट डिसीजन में ध्यान से देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक ओल्ड एसेट्स है ए,
ये पिछले 3 सालों से चले आ रहा है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ T0 पे। 3 साल पहले इसको खरीदा था। ये 3 साल पीछे की कहानी है। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5 लाख में खरीदा था 3 साल पहले। 5 साल और ये चल सकता है। इससे हर एक साल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आता है 1,20,000। आज के आज अगर इसको बेचने गए मार्केट में तो 1 लाख मिलेगा, पर यही 5 साल बाद और यूज करके बेचे तो सेल्वेज वैल्यू मिलेगी 30,000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक डिसीजन आता है कि इसी एसेट को कंटिन्यू रखें या फिर इसके बदले एक नया एसेट लेके आए, न्यू एसेट। तो नया एसेट लेके आएंगे तो आज पैसा भी तो लगेगा उसको खरीदने में। मान लेते हैं 10 लाख लगेगा। अब नया एसेट आएगा तो कमाई भी करके देगा हर एक साल, जो कि पुराने एसेट से ज्यादा होगी। पुराना एसेट तो पुराना हो चुका है, मान लेते हैं 2,50,000। नया एसेट ये 5 साल लाइफ है तो नया भी 5 साल के लिए ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि पुराना वाला 5 साल चलाए कि नया वाला कोई एसेट है 5 साल के लिए उसको लेके आए। 5 साल बाद मान लो इसकी सेल्वेज वैल्यू है 2,50,000, या चलो कुछ ऐसा फिगर ले लो, 2 लाख ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजन लेना है कि इस ओल्ड एसेट को अगले 5 साल तक कंटिन्यू करूं कि नए एसेट से इसको रिप्लेस कर दूं, ओल्ड एसेट को छोड़ के। डिसीजन लेने के दो तरीके हैं। यहाँ पे डिसीजन लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका को बोला जाता है टोटल अप्रोच। ये कहता है कि ये पुराने एसेट में 5 साल में कितना एनपीवी जनरेट करेगा वो देख लो, ओल्ड का एनपीवी देख लो, न्यू एसेट 5 साल में कितना एनपीवी जनरेट कर रहा है ये 5 साल के प्रोजेक्ट में वो देख लो, जिसका भी ज्यादा है उसको सिलेक्ट कर लो। एक होता है नेट अप्रोच। ये कहता है कि देखो पुरानी की तुलना में जो नया एसेट है कितना एडिशनल एनपीवी जनरेट कर रहा है, एक्स्ट्रा एनपीवी जनरेट कर रहा है। अगर थोड़ा भी एडिशनल जनरेट कर रहा है, पुराने से एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है एनपीवी, तो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि न्यू एडिशनल एनपीवी अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा है, 0 से ज्यादा है, तो रिप्लेस करेंगे। पुराना क्या करता था, कब रिप्लेस करेंगे, जब न्यू का एनपीवी ज्यादा है। नेट अप्रोच कहता है कि आपको दोनों का टोटल एनपीवी देखने की जरूरत नहीं, पुराने की तुलना में नया कितना एडिशनल एनपीवी जनरेट कर रहा है ये देख लो। अगर एडिशनल कुछ कर रहा है तो रिप्लेस करो। एडिशनल एनपीवी कैसे निकालेंगे? एडिशनल एनपीवी पता है, एनपीवी के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, थर्ड सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, थर्ड सेल्वेज वैल्यू। आज के डेट में अगर नया एसेट खरीदने गए तो इतना कॉस्ट लगना है, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, है ना, या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दो इसको। लेकिन अगर रिप्लेस करने गए तो पुराना वाला बेच के पैसा भी तो कुछ आ जाएगा, तो ये घटाएंगे, लेस पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड। कौन सा? आज के डेट में, आज जब रिप्लेस कर रहे हैं उस समय जो सेल्वेज वैल्यू है, ये ऑलरेडी आज की बात हो रही है तो प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट पे ही खड़ा है, सिर्फ पोस्ट टैक्स कर देंगे। कई बार बेचने पे टैक्स लगता है ना, या टैक्स सेविंग होती है।
तो ये आ गया एडिशनल कितना हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आज, ये कैश फ्लो, एडिशनल कैश फ्लो निकालनी है कि नया की वजह से हम कितना एडिशनल कमाई कर रहे हैं। एडिशनल एनपीवी के लिए सब चीज एडिशनल फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स देख लेंगे नए का कितना है नया मशीन लाने से, और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पुराना मशीन का कितना था। तो ये जो बच गया है ये क्या है, यही तो है एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या है ये, CF80। सिमिलरली सेल्वेज वैल्यू देखो, नया मशीन लेके आए तो ये सेल्वेज वैल्यू आएगा, लिखेंगे पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, सॉरी न्यू मशीन। क्या T5 5 साल बाद वाला, लेकिन पुराना भी तो कुछ सेल्वेज वैल्यू दे रहा था, तो ये एडिशनल कितना सेल्वेज वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए लेस करनी पड़ेगी पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। अब देख लो एडिशनल कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एडिशनल कितना हर एक साल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, एडिशनल कितना सेल्वेज वैल्यू आएगी, नया रिप्लेसमेंट कर दिया तो, नया मशीन लेके आए तो नया मशीन लेके आने के लिए एडिशनल एनपीवी कैसे निकलेगा, जो एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है ये तो हर एक साल आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस ये भी तो इनफ्लो है, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू करो, तो सेल्वेज वैल्यू कौन सा, एडिशनल सेल्वेज वैल्यू, कहने को मैं सेल्वेज वैल्यू बोल रहा हूं पर आपको हमेशा याद रखना है न्यू में से ओल्ड घटाने के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर माइनस ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब जो आया ये अगर पॉजिटिव आता है तो भाई एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो रहा है, पुराने की तुलना में एडिशनल एनपीवी इसमें ज्यादा है। ठीक, पॉजिटिव आया तो रिप्लेस करेंगे, ये अगर निगेटिव आता है नॉट टू रिप्लेस, रिप्लेस नहीं करेंगे। आपको लॉजिक समझ में आया क्या? हम इंक्रीमेंटल अप्रोच पे देख रहे हैं जिसको नेट अप्रोच भी बोलते हैं, कि कितना पुराने की तुलना में एडिशनल वाला एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करेगा। इनिशियल कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन प्लस कोई वर्किंग कैपिटल है वो भी जुड़ता है, ठीक। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना है लेकिन पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन घटाना है। आज के डेट में ओल्ड मशीन बेचे तो कितना में बिकेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स न्यू का माइनस ओल्ड का कर देंगे तो एडिशनल आ जाएगा। सेल्वेज वैल्यू पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन अंत का ठीक है, माइनस पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, तो ये आ जाएगा। ये फिगर जिस बच्चे को पता है वो रिप्लेसमेंट डिसीजन सही करके आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपसे। तो इतना बस आपको अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लेना है, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यार। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन करेंगे फिर फर्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कराया था रिप्लेसमेंट डिसीजन के कंसेप्ट वाले वीडियो में, तो बहुत बच्चों ने बोला कि सर आपने सेल्वेज वैल्यू पे टैक्स क्यों नहीं निकाला पहले क्वेश्चन में। अब बताओ, यहाँ पे लिखा है इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब क्या है, कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करिए, यानी कि सेल्वेज वैल्यू जो बिक रहा है उस पर कैपिटल गेन टैक्स निकालना ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं निकाला था। अब इसको वीडियो में 2-3 बार बोला नहीं था मैं, तो बच्चों से भी मिस्टेक हो गई, इस बात को स्किप कर दिया। पर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। अगर ना लिखा होता मैं कैपिटल गेन निकालता। जैसे इसके अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नहीं लिखा है इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, तो हम कैपिटल गेन टैक्स निकालेंगे।
ठीक है, और पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू निकालेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट डिसीजन का। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन को रीड करें। कहता है WX Limited has a machine which has been in operation for 3 years. Its remaining useful life is 8 years with no salvage value at end. अब जब क्वेश्चन बनाना ही है तो मैं सीधा ये क्या करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कह रहा है 3 ईयर से हम कोई मशीन को यूज कर रहे हैं, 8 ईयर्स और चलेगा। आज हम खड़े हैं T0 यानी कि प्रेजेंट ये है। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू 8 साल बाद तो नील आएगा। करेंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख, तो करेंट में सेल्वेज वैल्यू कितना है, 2 लाख का। कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन। जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो 330 में खरीदा था, यहाँ पे खरीदा होगा 3,30,000 में। नया मशीन है 10 लाख में खरीदेंगे, 8 साल चलेगा। आज की डेट में अगर खरीदे नए मशीन को तो यही लाइफ होनी चाहिए 8 ईयर्स। 10 लाख का मशीन है, इसका सेल्वेज वैल्यू दिया है कितना, 40,000। और बताइए, आउटपुट है, सेलिंग प्राइस है, ये सारे कॉस्ट है। स्टेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट टैक्स 30%, 12% डिस्काउंट रेट है, मिनिमम तो हमें इतना रिटर्न चाहिए, 12% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, इग्नोर कैपिटल गेन। अब देखो जब क्वेश्चन में आया था ना तो प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन जब ओरिजिनली आया था तो लेबर कॉस्ट पर आवर ना करके पर यूनिट कर दिया था। अब जब पर यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो पर आवर के अनुसार सॉल्यूशन था। ठीक, आवर है, लेबर आवर रेट दिया है तो आवर से इंटू करनी पड़ेगी, पर यूनिट रेट दिया है तो रेट से इंटू यूनिट से इंटू करनी पड़ेगी। पर हुआ क्या कि क्वेश्चन में था यूनिट और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया पर आवर का लगा के, आवर से इंटू करके। अगर पर आवर रेट हो तो आपको आवर से इंटू करनी पड़ेगी लेबर कॉस्ट के लिए, पर यूनिट रेट हो तो यूनिट से इंटू करनी पड़ेगी। तो यही नीचे नोट्स में लिखा हुआ है। हमारे केस में ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया है, पर आवर है तो हम आवर से इंटू करेंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आओ जरा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बताओ ये कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जो कि है 10 लाख। ओल्ड मशीन बेच के कुछ पैसा आएगा क्या, 2 लाख आएगा। पोस्ट टैक्स करेंगे क्या, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलोगे नहीं कमेंट बॉक्स में कि सर आपने पोस्ट टैक्स क्यों नहीं किया, टैक्स क्यों नहीं घटाया। एट लाख, यही अगर आप देखोगे सॉल्यूशन में भी 8 लाख है, टैक्स इन्होंने भी नहीं घटाया है। अब आओ जरा एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैसे निकलता है, ओल्ड मशीन है न्यू मशीन है, दोनों का निकाल लूंगा और जो डिफरेंस होगा वही एडिशनल होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स सेल देखिए जरा, ओल्ड मशीन में सेलिंग प्राइस 15 है, 30,000 यूनिट बनता था, 30,000 इंटू 15, 4,50,000 लेस मटेरियल कॉस्ट, लेस लेबर कॉस्ट, लेस कोई इनडायरेक्ट खर्चा है। मटेरियल देखो
4 का रेट है तो 30,000 इंटू 4 1,20,000। लेबर कॉस्ट 40 पर आवर है, आवर कितना है 30,000, 3,000 तो 3,000 इंटू 40 करोगे 1,20,000। इनडायरेक्ट और सारे जो खर्चे है फिक्स कॉस्ट 50,000। डेप्रिसिएशन नॉर्मल टैक्स रेट दिया है तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, एज अ खर्चा क्लेम करना है आपको। तो ये आएगा पीबीटी लेस टैक्स, तो ये आएगा पैट। ऐड कर दो डिप्सन तो ये आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डिप्सन बताओ, यहाँ पे ओल्ड मशीन है, यहाँ पे न्यू मशीन है। अगर डिप्रिसिएशन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। इसका 330 कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू है नील, लाइफ है 11। नए का 10 लाख कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू बताओ 40,000, 8 ईयर लाइफ। टैक्स रेट बताइए, टैक्स रेट है 30%। सेल्स बताओ सेकेंड मशीन का, 75,000 इंटू 15। मटेरियल कॉस्ट ये 4 रुपीज ही है तो 75,000 इंटू 4। लेबर कॉस्ट 70 रुपीज है, 3,000 आवर इंटू 70। आधुनिक मशीन तो आधुनिक लेबर। इनडायरेक्ट खर्चे 65,000। चलिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फटाफट से करिए। पुराने मशीन से इतना कैश फ्लो आता था, नए से इतना एडिशनल बोले तो बोलो। 3 लाख। सेल्वेज वैल्यू थर्ड स्टेप है, अब देखो पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू करने की जरूरत नहीं, क्यों? टैक्स इग्नोर करना है। तो सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन जो कि है 40,000। कौन सा सेल्वेज वैल्यू? अंत में। ओल्ड मशीन का सेल्वेज वैल्यू नील है। ठीक है, अब निकालो एनपीवी। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर प्लस सेल्वेज वैल्यू जो आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी उस साल का, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बताइए 3 लाख कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। 8 साल की फैक्टर बोले तो 4.1
968, 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोले तो 0.404, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख। बताओ। क्या 7,06,560। ठीक है, क्या करेंगे डिसीजन? एनपीवी पॉजिटिव आया है, रिप्लेसमेंट करेंगे। ये क्या है? एडिशनल एनपीवी, नया मशीन लाने से कितना एक्स्ट्रा एनपीवी जनरेट हो रहा है। सिंस एनपीवी ऑफ, या इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, एनपीवी इज पॉजिटिव, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट डिसीजन में कई बार क्वेश्चन मिस्टेक आंसर भी प्रोवाइड होता है, ये तो ठीक है चलो। सेकेंड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बची कुछ कोई थॉट होगी आपके मन में क्वेश्चन, वो भी क्लियर हो जाएगा। कहता है एमएनपी लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मशीन बाय अ न्यू मशीन विच वुड कॉस्ट 60 लाख। ये नए मशीन का कॉस्ट दिया है। जब भी कोई कहानी बोले ना, कहानी को क्या करना है? प्लॉट कर लेना है। ये न्यू मशीन का कॉस्ट दिया है कि हम एग्जिस्टिंग मशीन को नए मशीन से रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसका कॉस्ट होगा 60 लाख। करेंट प्रोडक्शन 80,000 है, और नया मशीन लेके आएंगे तो प्रोडक्शन 1 लाख हो जाएगा। ये तो दे भी रखा है, करेंट में 80,000 बनाते हैं, न्यू मशीन में ज्यादा बनाएंगे। ओल्ड मशीन तो पुरानी हो गई है, नया मशीन आएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जनरेट करेगा ना। पैसे लगा रहे हैं तो कमाई भी तो ज्यादा करेगा। सेलिंग प्राइस दे रखा है 200। ठीक है, द फ्लोइंग इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू मशीन। पर यूनिट कॉस्ट दिया है। ये ये तो ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए स्पेशल पॉइंट दे रखा है, अभी पढ़ते हैं। एलोकेटेड कॉर्पोरेट एक्सपेंस ये नहीं लेते, एलोकेटेड खर्चा क्यों? ये संक कॉस्ट है, इरेलीवेंट फॉर डिसीजन में लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा दिया हूं। देखिए जरा, द एग्जिस्टिंग मशीन हैज अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख। अभी जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू, यानी कि अकाउंट के अनुसार 1 लाख बुक वैल्यू है बुक में। इट हैज बीन फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, और टैक्स के हिसाब से जो डब्ल्यू है ना इसका, वो नील है। अब हमें डेप्रिसिएशन तो टैक्स के अनुसार मिलता है, टैक्स ने तो पूरा ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया है, डब्ल्यू नील है। तो जब भी कैपिटल गेन निकालेंगे डब्ल्यू नील यूज करेंगे जो टैक्स पर्पस के लिए। जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि इसका डब्ल्यू नील है, क्योंकि हमें टैक्स क्या बोलता है इस पे ध्यान देना है। डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको बोला था कि टैक्स के अनुसार क्या डेप्रिसिएशन है, क्या डब्ल्यू है, इसको कंसिडर करनी है। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन यू विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए, तो पुराना भी अगले 5 साल ही चलने वाला होगा। द सप्लायर ऑफ न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट ओल्ड मशीन फॉर दिस मच। जो नया मशीन खरीद रहे हैं ना, जिससे वो बोल रहा है ओल्ड मशीन का सेल्वेज वैल्यू इतना दे दूंगा, मतलब एक्सचेंज में ले लूंगा। हाउएवर मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन इज 1,50,000। मार्केट वैल्यू है 1,50,000। अब बताओ, मुझे अगर रिप्लेसमेंट करनी हो
कोई बोल रहा है 2.5 लाख में आपकी मशीन दे दीजिए मुझे, मार्केट में बेचूंगा तो 1.5 लाख में बिकेगा, मुझे क्या करना चाहिए? 2.5 लाख वाला एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, है ना? तो मुझे सेल्वेज वैल्यू कौन सा लेना है? ये लेना है। जो मार्केट वैल्यू दे रखा है ये नहीं, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा उस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूंगा। इट एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 आफ्टर 5 ईयर। ये क्या बोला? ये जो सेल्वेज वैल्यू होगा पुराने मशीन का वो 35,000 होगा 5 साल बाद। न्यू मशीन हैज लाइफ 5 ईयर्स, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू 2,50,000 एट द एंड। नया मशीन का भी 5 साल लाइफ है और सेल्वेज वैल्यू जो है 2,50,000 है। एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स 40%, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्टेट लाइन मेथड फॉर इनकम टैक्स पर्पज, ठीक है। कह रहा है टैक्स को 40% मानिए। अब ये जो प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स भी 40%, ना कुछ बोले तो कैपिटल गेन भी 40% पे निकालेंगे। अगर कैपिटल गेन टैक्स रेट अलग से दे तो उसको यूज करना है कैपिटल गेन निकालने के लिए। फर्दर एज्यूम दैट बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पज, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालिए रिप्लेसमेंट डिसीजन का। ये तो आसान है। एनपीवी निकाल रहे हो, एडिशनल एनपीवी आया तो रिप्लेसमेंट करेंगे। आईआरआर निकालना है तो दो अलग रेट पे निकालोगे। यहाँ पे दे ही रखा है रेट, देखो 15% आपका केसी है, डिस्काउंट रेट है। 15% पे निकालेंगे, एनपीवी पॉजिटिव आया, करेक्ट। एक और रेट पे निकालेंगे, कोई भी रेट ले लो, ऊपर तो बहुत सारा है, और लास्ट में फॉर्मूला लगा दो। तो मुझे आईआरआर नहीं पढ़ाना है, ये आप खुद से कर सकते हैं। एक रेट पे 15% पे निकाला, ये किसी और रेट पे निकालूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। मुझे कराना है आपको क्वेश्चन नंबर 1, रिप्लेसमेंट डिसीजन। चलो जरा, सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें बोला है क्या कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करने को? नहीं, और टैक्स रेट दिया भी है तो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, आज के डेट में कितना लगेगा नए मशीन में? 60 लाख। लेकिन ये जो पुराना मशीन है इसको बेच के कुछ पैसे भी तो आ जाएंगे। कितने में बिक रहा है? एक्सचेंज वैल्यू कितने में जा रहा है? 2,50,000 में। लिखेंगे पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। कोई वर्किंग कैपिटल होता तो उसको भी जोड़ते। चलो, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सेल्वेज वैल्यू है 2,50,000, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कैसे निकलेगा? डब्ल्यूडीबी बताओ, इनकम टैक्स ने जब आपको पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है, डब्ल्यूडीबी नील है, तो जब कैपिटल गेन निकालोगे तो डब्ल्यूडीबी नील लोगे, तो पूरा आएगा प्रॉफिट, इस पे आएगा टैक्स, 40% रेट है 1 लाख। पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कितना आएगा बताइए? 2,50,000 सेल्वेज वैल्यू माइनस टैक्स पेएबल 1 लाख, 1,50,000। तो ये आ गया 58,50,000। आज के डेट में इतना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नई मशीन लेने की वजह से। बी नंबर, एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। यहाँ पे ओल्ड का लिख लो, यहाँ पे न्यू का लिख लो। सेल प्राइस 200 है, लेस कॉस्ट लिख लेते हैं, एक्सक्लूडिंग डेप्सन, मतलब डेप्सन को छोड़ के, डेप्सन अलग से घटा लेंगे। पर यूनिट देखना कॉस्ट कितना है।
ये तो लेना ही नहीं है, और डेप्सन को मैं अलग से लूंगा, डेप्सन को भी छोड़ दिया जाए तो बचे हुए कॉस्ट कितने हैं? 75 मटेरियल प्लस 51.25 प्लस 20 प्लस 11.25 प्लस 15.5, 173 आ रहा है। अच्छा, आउटपुट देखोगे तो पुराने में 80,000 बन रहा है, नए में 1 लाख, तो ये इंटू होगा, तो ये जो आया ना, अभी डेप्सन घटा नहीं है, ध्यान देना, तो इसको लिखेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट का तो पॉइंट ही नहीं है, डेप्सन एंड टैक्स, ठीक, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। दूसरे केस में देखो, ये रहे कॉस्ट, डेप्सन अलग से घटाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन, पहले मशीन में नील आएगा डेप्सन, क्यों? WDV नील है ना, टैक्स पर्पस के लिए डेप्सन पूरी अलाउ हो चुकी है। तो सर फिर ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? ये जो आ रहा है 25,000 25,000, ये वो डेप्रिसिएशन है जो बुक वैल्यू के अनुसार, देखो भले ही अपना WDV नील हो टैक्स पर्पस के अनुसार, पर बुक में वैल्यू है 1 लाख का, ठीक है, तो बुक वैल्यू अनुसार अकाउंट में डेप्रिसिएशन होगा, पर हम तो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, डेप्सन एज पर टैक्स नील आएगा क्योंकि WDV नील है। दूसरे में देखो डेप्रिसिएशन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला है डेप्रिसिएशन इज चार्जेज ऑन स्टेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पस, और स्टेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा नए मशीन पे? 60 लाख माइनस 2,50,000 डिवाइड बाई 5, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 60 लाख माइनस 2,50,000 डिवाइड बाई 5, जो कि हो गए 11,50,000। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से घटता है टैक्स तो आता है पैट, और पैट में वापस से डिप्सन जोड़ देंगे तो आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कोई मुझे बताएगा पहले में डिप्रिसिएशन क्यों नहीं घटा? क्योंकि WDV नील है टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स ने डिप्रिसिएशन अलाउ कर दिया होगा तो अब थोड़ी ना अलाउ करेगा। $8,64,000, एडिशनल कितना है? थर्ड में आओ, थर्ड में निकालते हैं सेल्वेज वैल्यू, कौन सा? पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कैसे निकलेगा? सबसे पहले पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन,
पता है नए मशीन में स्ट्रेट लाइन से निकल रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक, मैंने आपको बोला है जहां भी स्ट्रेट लाइन से निकलता है वहां WDB और सेल्वेज वैल्यू सेम ही आती है। जैसे सेल्वेज वैल्यू अगर 2,50,000 है ना, तो WDB भी 250 आएगा। उस केस में कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं आता, तो पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कितना आएगा, वही 2,50,000। लेकिन जो ओल्ड मशीन है ना उसमें आएगा, ओल्ड मशीन क्यों आएगा, ओल्ड मशीन का सेल्वेज वैल्यू है 35,000 लेकिन WDB है नील। देखो, ओल्ड मशीन की सेल्वेज वैल्यू 35,000 है लेकिन WDB है नील, क्योंकि इनकम टैक्स ने पूरा WDB आपको अलाउ कर दिया, WDB नील है तो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम WDB नील लेगा इनकम टैक्स। आपको ये टैक्सेशन में पड़े ही होंगे। 35,000 आएगा पूरा का पूरा प्रॉफिट, इस पे टैक्स पेबल आएगा 35,000 इंटू 40%, 14,000। तो पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू कितना आएगा सर, 35,000 का तो बिक रहा है, 14,000 टैक्स। ठीक है, और अगर आप निकालोगे एडिशनल पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू तो ये आएगा 2,50,000 न्यू का है, ओल्ड का 21, दैट इज इक्वल टू 229। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में मिस्टेक किया है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, जब सेल्वेज वैल्यू निकाला है नए मशीन का, जो WDB वही सेल्वेज वैल्यू तो नील आएगा टैक्स पेबल, और ये रहा। पर पुराने मशीन का अगर देखोगे तो ये रहा, लेकिन इसमें टैक्स भी तो घटानी है, तो टैक्स पेबल घटाने के बाद करेंगे तो ये गड़बड़ है। ये कितना आना चाहिए 229। ठीक है, 2,15,000 नहीं आएगा एडिशनल, 2,29,000 आएगा पुराने मशीन पे। टैक्स निकालना भूल गया है, करेक्ट करना है इसको। अब जरा NPV निकालना हो तो एडिशनल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो है उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से इंटू करिए। पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू जो आया है ये क्या है, एडिशनल पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, कहने को मैं पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू बोल रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करिए 5 साल बाद का, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, $22,84,000 इंटू, हमारे पास डिस्काउंट रेट पता है 15% है, 15% का रेट दिया है। 5 साल का एन्यूटी फैक्टर के लिए जोड़ो जरा, चार डिजिट में दिया है तो हमें 4 डिजिट में ही लिखना है, 3522 प्लस 2,29,000 इंटू 5वें साल का जो कि है 4972 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 58,50,000। $19,20,284 आ रहा है। डिसीजन क्या लिखोगे,
since NPV is positive, machine should be replaced. Machine should be replaced. एनपीवी पॉजिटिव है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, मशीन को रिप्लेस करनी चाहिए। इनका कितना आया है, छोटा सा मिस्टेक है तो ऑब्वियसली मिस्टेक ही आएगा। चलो, क्या मिस्टेक है, ये सही है, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, ये 229 होने चाहिए, तो थोड़ा सा ये चेंज आएगा। हमारा 1920 क्या है, ये 284 आया है। ठीक, यही अगर IRR निकालना हो तो बताओ, 2 रेट पे एनपीवी चाहिए, टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, एक रेट 15% पे तो एनपीवी निकाल ही रखा है, एक और रेट पे एनपीवी निकाल लेते हैं। एक रेट पे अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो जरूरी है दूसरे रेट पे एनपीवी निगेटिव आया तो थोड़ा हायर रेट ले लेंगे, और ये आया और फॉर्मूले में डाल देंगे। तो ये बड़ा बेसिक्स है, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मैंने करा दिया। IRR हमने बहुत सारे करे, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक इसी में डिसीजन आता है, ये तो डिसीजन था पुराना मशीन कंटिन्यू करे कि नए से रिप्लेस करे। एक डिसीजन आता है व्हेन टू रिप्लेस, व्हेन टू रिप्लेस, नए से रिप्लेस तो करे, आज करे कि 1 साल बाद करे कि 2 साल बाद करे। मान लो एक ओल्ड मशीन है जिसका लाइफ है 4 इयर्स, ठीक, अब देखो हमें तो न्यू मशीन लेना ही है, क्योंकि 4 साल बाद तो पुराना मशीन चलेगा नहीं। पर नया मशीन कब ले, आज ही ले ले कि 1 साल बाद ले कि 2 साल बाद ले कि 3 साल पुराना मशीन चलाने के बाद ले। कि चौथा साल 4 साल पुराना मशीन चलाने के बाद ले। तो ये डिसीजन आता है, रिप्लेस हमें करना है पुराने मशीन को नए से, लेकिन कब रिप्लेस करें। ठीक है, इस कंसेप्ट को, इस पे भी एक क्वेश्चन है, कल के लेक्चर में कवर करते हैं। टिल आप लोग प्रैक्टिस करिए, आज थोड़ा लेक्चर में जो रिप्लेसमेंट है और भी डिसीजन मेकिंग है, भारी भारी कंसेप्ट था, अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल लाइक जरूर करना वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो, कंसेप्ट समझ में आया तो, जो भी आपको लगा कमेंट जरूर करना, एक एक कमेंट में पर्सनली पढ़ता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।